हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, इसी नेट के जो मैं प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर जो करा रही हूँ पिछले सालों के, तो आज हम करेंगे सॉल्व पेपर। यह है जून 2014 का सेकंड पेपर। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके समझ लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हैं और यूजीसी नेट के लिए तो हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन भी कर लें टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उस पे मैंने काफी पहले की पीडीएफ डाली हुई है, तो आप अच्छी तरीके से पीडीएफ अपना पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक के 2 अंक है। ये तो खैर अलग चीज है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, अस्तर विन्यास का सिद्धांत, रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति, त्रिआयामी मापन पद्धति, और सेकंड है पिट रिवर्स। ये नाम दिए हुए हैं उनके। तो ये हमें मिलान करना है इसमें। और अगर हम मिलान करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा बी है राइट आंसर। यानी जो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति है ये है हीलर द्वारा की गई है। और दूसरा है हमारा बी, बी है अस्तर विन्यास का सिद्धांत, ते है थॉमस जेफरसन। और सी है, सी का हमारा है 4, रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति, ते है FW लीबी। और ये है जो है इसका डी का 1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है इसमें बी। आप जरूर इसे अच्छी तरीके से मिला के और इसे पढ़ें, इस तरीके को क्वेश्चन मिलाएं, क्योंकि यूजीसी नेट में और पीजीटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े टीजीटी में भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग से कहीं नए से कुछ नहीं बनते हैं, बस थोड़ा सा उसकी कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, कुछ आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ी सी उसका बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। टीजीटी पीटी में थोड़ा सा सीधा पूछते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हार्ड कर देते हैं, यही है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आप हार्ड तरीके से तैयारी करेंगे तो आसान क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो सेकंड है हमारा, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था। ठीक है, नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चला? कर्नाटक, असम, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो सेकंड का हमारा राइट आंसर है कश्मीर। कश्मीर के क्षेत्र में जब उत्खनन किया गया तो वहां से ये पता चला है कि मानव जो है नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां बहुत ठंडियां थी, ठंडियां रहती हूँ, तो इस वजह से भी ऐसा करती हूँ। सूची फर्स्ट, हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त सामग्री को सूची सेकंड से प्रभावित क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तांबा, शंख, और आगे है हमारा लाजवर्द, सोना। ये कहाँ कहाँ से आता है ये हमें इसमें मिलाना है। दक्कन, राजस्थान, कच्छ, अफगानिस्तान। तो हमारा राइट आंसर है थर्ड क्वेश्चन का फ्रेंड्स डी, यानी ए का 2। और तांबा जो है राजस्थान से आता है, देखिए। और बी का 3। और लाजवर्द कहाँ से आता है? लाजवर्द आता है अफगानिस्तान से। और सोना जहाँ की ये है दक्कन, दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र से सोना पाया जाता है। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्त है? धनुष और तीर, यानी कौन सा नहीं मिला हड़प्पा संस्कृति के उसमें जो अवशेष हैं शस्त्र रहे हैं? धनुष और तीर के अवशेष, तलवार, ढाल, शीर्ष शास्त्र। ठीक है, इसमें से हमें ये देखना है कौन सा नहीं मिला है, कौन से नहीं मिले इसमें। तो हमें इसकी सहायता से कूट का चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर है डी, यानी सेकंड, तलवार भी मिला है, और तलवार भी नहीं मिला, ढाल भी नहीं मिला है, और ये भी नहीं मिला है। ठीक है, ये तीनों नहीं मिले, क्योंकि ये पूछा है कि अवशेषों में अप्राप्य है, यानी नहीं मिले हैं। जो धनुष और तीर के अवशेष मिले हैं, यानी धनुष और तीर के, और बाकी ये तीनों नहीं मिले हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? होता,
ब्रह्मा, उद्गाता, अर्धी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, ब्रह्मा। पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो ये ब्रह्मा जो होता था वो करता था। 6 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सूत्र, यज्ञ वेदी को मापना, बलि संबंधी नियम, घरेलू अधिकार, धर्म अथवा विधि। तो हमारा 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ये हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची फर्स्ट, सूर्य सिद्धांत, पुद्गल, होराशास्त्र, एरिताइन मृदभांड, रोम, यूनानी, आर्यभट्ट, जैन। दे हमें इसमें मिलान करना है, 7th क्वेश्चन का मिलान करेंगे। राइट आंसर हमारा आएगा ये, यानी ए का 3 सूर्य सिद्धांत किसका है? ये आर्यभट्ट। और पुद्गल ये कौन है? ये है जैन मुनि। और होरा शास्त्र ये है यूनानी। और एरिताइन मृदभांड ये है रोम। 8 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची फर्स्ट अधिकारी को सूची सेकंड विभाग से सुमेलित कीजिए। और हम इसमें सुमेलित करेंगे लक्षणाध्यक्ष, पौधाध्यक्ष, सीधाध्यक्ष, पड़ाध्यक्ष। सूची सेकंड है टकसाल विभाग का अध्यक्ष है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है, कृषि विभाग का अध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष। तो हमारे इसमें से राइट आंसर हमारा 8 का हो जाएगा बी। ठीक है, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? 9th क्वेश्चन है, जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रोमनदेही या सावाज गढ़ी शिल्प, राजाज्ञा। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सावाज गढ़ी शिल्प, राजाज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? यज्ञ सातकर्णी, श्री सातकर्णी, पुलुवामी, शिव श्री पुलुवामी। तो राइट आंसर हमारा 10th क्वेश्चन का है सी, पुलुवामी 4th, जो अंतिम शासक था सातवाहन वंश का। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई, ठीक है ये क्या है, पाई के मूल्य की सही गणना की थी? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट सेकंड ने, बराहमीर ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो पाई जो है उसकी किसने मूल्य की गणना की थी? ये आर्यभट्ट ने। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं रहा? प्रयाग, साकेत, वैशाली, मगध। तो हमारा 12th क्वेश्चन है सी, वैशाली पर नहीं रहा चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था? अकबर के, गोंडोफर्निस, कड़फिसेस, जहांगीर। तो 13 का राइट आंसर है गोंडोफर्निस। भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था? तो गोंडोफर्निस के शासनकाल में। निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालक्रम क्या है? नालंदा, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, सांची। तो ये हमें सही कालक्रम देखना है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सही कालक्रम क्या है? सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंड, नालंदा पुरास्थलों का सही कालक्रम। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? प्रादेशिक राजुक युक्त नायक। तो कौन सा नहीं था? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नायक। राजुक भी था, उक्त भी था और ये प्रादेशिक भी था, नायक नहीं था। 16 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक ए और आर। तो भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। और आर क्या है? सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है ए और आर दोनों में से करके। तो 16 का हमारा राइट आंसर है बी, यानी ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? अमीर खुसरो, मिनहाजुस्सिराज, इब्न बतूता, इशामी। 17 क्वेश्चन क्या है, किसका कथन है? दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17 का
ये यानी अमीर खुसरो का ये कथन है। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन करता था? नायब, वजीर, काजी, आरिजे ममालिक। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, आरिजे ममालिक निम्नांकित में से देखभाल करता था। ठीक है। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है, ये भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। और विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? नूनिज का है, या अब्दुल रज्जाक का, निकोलो कोंटी का, या डी बारबोसा का? 19 क्वेश्चन हमारा है, ये राइट आंसर हमारा है बी, अब्दुल रज्जाक का ये कथन है। 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। लेकिन किसका मत है कि एक महिला शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति जो है पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती? तो यह उसमें बुद्धि की कमी है, या किसने कहा है? ईसामी ने कहा है, ये कहा है ईसामी ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की, प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया, और शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है, उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। फोर्थ है, शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया। तो शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन से सही है? नीचे दे कूट से हमें उत्तर चुनना है। 21 का राइट आंसर है बी, यानी कौन से सही है? 2, प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है, और तीसरा है उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया। 2 चीजें सही हैं और 1 और 4 गलत। निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखकर कूटनीति प्रश्नों कौन सा सही उत्तर है यह हमें देखना है, चिन्हित करना है। खानवा का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, क्रम अनुसार रखना है। तो 22 का हमारा राइट आंसर है ए, यानी खानवा का युद्ध, फिर थर्ड है पालखेड़ का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध हुआ है। ठीक है। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हिस्ट्री के, जो मैंने क्वेश्चन पहले डाले हुए हैं, काफी डिटेल में डाला हुआ, उसमें मैंने ये सारे पढ़ाया भी है, बताया भी है डेट वाइज। तो आप उसमें क्वेश्चन आंसर वाली जो मैंने हिस्ट्री की वीडियो पहले की डाली है मध्यकालीन का, उसमें आप जरूर जाके देखें, आपको क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तारीख फरिश्ता, हुमायूं नामा, तारीख शेरशाही, ताबगाते अकबरी। तो हमारा 23 का राइट आंसर है ये, तारीख फरिश्ता की रचना नहीं की गई थी, हुमायूं नामा की रचना करी गई थी, क्योंकि अकबर के कहने पर जो है हुमायूं की बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा। और 24 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? मोदबिद खान ने, इनायत खान ने, ख्वाजा कामगार खान ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, किसने कहा था? 24 का हमारा राइट आंसर है ये मोदबिद खान ने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था, ये हमारा 25 क्वेश्चन है। बी है, मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था। सी है, ईरानी, तुरानी और शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे, उन्हें खानजादा कहा गया था। तो 25 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे, उन्हें खानजादा कहा गया था। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे देखो से सही उत्तर के चाहिए। ब्रेंको, बर्नियर, टेवनियर, वेलसार्ट, राल्फ फिश। तो ये हमें एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, एक फ्रांसीसी यात्री जो व्यवसाय जौहरी था और शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में भारत, एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया, एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया तथा जिसकी यह मान्यता था कि भारत में शासक की समस्त भूमि का स्वामी है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 26 है,
और 26 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा है ए। ठीक है, ए है हमारा राइट आंसर। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। यहाँ से हम आप इसे जरूर मिला के देखें। फ्रेंको बर्नियर जो था उसका ये एक चिकित्सक था, और ये फ्रांसीसी चिकित्सक था जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। और जो टेवर्नियर था यह कब आया था? यह एक जौहरी था, फ्रांसीसी यात्री था। और शी का है हमारा पेलसाट का 1, एक डच यात्री था ये पेलसाट। ठीक है, और राल्फ फितो था ये जहांगीर के शासनकाल में। ये राल्फ रिच तो था। डी का 3 ये अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था, राल्फ रिच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सूची सेकंड। फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इजारा, हासिल, गल्ला बख्शी, नाबूद। तो इसमें हमारा ये इसे क्या कहते थे, इसका नाम है भूमि लगान निर्धारण में एक तंत्र का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका लगान को ठेके पर देने की प्रथा। वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक जो है वसूली। तो ये हमें मिलान करना है 27 का। और अगर हम मिलान करेंगे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आप जरूर इसे एक दो बार पढ़ें और इसे मिलाएं जरूर से। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन काल अलंकृत नहीं था, ए है। और बी है वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। तो सैन्य दृष्टि के संदर्भ औरंगजेब के शासनकाल मतलब अलंकृत नहीं थे, एक चीज ये कही गई है। उसका कारण क्या माना गया है कि वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। तो इसमें से हमें ये देखना है कि क्या सही है और कौन सा गलत है। 28 है, 28वां क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर हमारा इसमें आ रहा है ये सही नहीं है किंतु आर सही है, यानी ये जो है ये तो गलत है कि सैन्य दृष्टि से औरंगजेब अलंकृत नहीं था। और आर सही है, लेकिन वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, इसलिए ये गलत है और आर सही है। इसको ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान देकर पढ़ना है, तभी आंसर देना है आपको अच्छी तरीके से। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी यह दूसरी बात है। उपयुक्त कथन किसका है? जेफ रिचर्ड्स का, इरफान हबीब का, सतीश चंद्र का, जादूनाथ सरकार का। 29 का हमारा राइट आंसर है रिचर्ड्स का, जेफ रिचर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर की सहायता से चयन करना है। शिवाजी के अंतिम फर्स्ट है शिवाजी के अंतिम केंद्रीय शासन के विभागों के नाम। राज परिवार में दरबारी मामलों में संबंधित विभाग, विदेशी मामलों में से संबंधित विभाग, शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग, वित्त विभाग। सूची सेकंड विभाग के अध्यक्ष का पद अमात्य, मंत्री, सुमंत, सचिव। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, यानी ए का ए है राज परिवार में दरबारी मामलों से संबंधित विभाग। तो ये कौन सा विभाग था राज परिवार दरबारी मामलों से संबंधित? ये था मंत्री, मंत्री पद। और विदेशी मामलों से संबंधित विभाग को क्या कहते थे? जो विदेशी मामले देखता था, बी है, बी का हमारा है 3 सुमंत। ठीक है, सुमंत कहते थे। और जो शाही पत्र व्यवहार संबंधी जो विभाग था वो क्या था? शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग, यानी सचिव। और वित्त विभाग ये था, वित्त विभाग अमात्य जो था वो देखता था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 31 क्वेश्चन पे। 31 है हमारे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। इस तरीके क्वेश्चन देखे बहुत पूछे जा रहे हैं, नेट के जो भी पेपर है इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन पीजीटी और टीजीटी में थोड़े क्वेश्चन की संख्या कम होगी ऐसी, और थोड़ा सा प्रश्नों का जो होगा वो थोड़ा सा आसान होगा इससे। तो आप अगर हल करेंगे इसे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत लाभ होगा इससे, जिससे कि आप आसान प्रश्न बहुत जल्दी हल कर लेंगे अगर थोड़ा आसान आएगा इससे। तो नीचे दो वक्तव्य दिए, इनमें से एक कवि कथन है, दूसरा तर्क है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिक एवं अयोग्य सेना नायक उत्तरदायी थे। इस काल के इस काल के मुगल राजनीतिक तथा अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे, उन्हें साम्राज्य की नियति में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर कथन और कारण का है, ये हमारा राइट आंसर है डी,
यानी ये गलत है और आर सही है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है कथन, जबकि ये सही है, तो ये सही है और ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है हमारा 32। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में कौन सा प्रमुख उद्योग था? कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा स्टील उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हमारा राइट आंसर है ये कपास से निर्मित जो कपड़ा उद्योग था, उत्तरार्ध पूंजीवादियों के हाथ में यह प्रमुख उद्योग था। ठीक है, कपड़ा उद्योग जो कपास से की खेती से निर्मित होता था। महाराष्ट्र का एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुखदेव, राजगुरु, नामदेव, तो महाराष्ट्र का कौन था? वासुदेव। 33 का राइट आंसर हमारा राजगुरु। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग दिया था एक युवा जो पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, राजगुरु। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, प्रीतिलता वाडेकर, सुखदेव। तो ये 34 का राइट आंसर है, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कोष कालक्रमानुसार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिंटो, जॉनसन, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। तो ये कालक्रमानुसार हमें लगाना है, कौन सा पहले आया था? कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, जॉनसोर या मिंटो। तो हमें देखते हैं हमारा क्रम कौन सा बैठता है। वारेन हेस्टिंग पहले आया था, फिर कार्नवालिस आया था, फिर जॉनसोर, फिर मिंटो, इस तरीके से होगा। अब एक बार मैं देख लेती हूँ। तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ये राइट आंसर यही है, डी जी। जो क्रम मैंने बताया था वही सही है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। ठीक है, पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया। यह टिप्पणी किसकी है? बहुत फेमस टिप्पणी है और बहुत बार ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। चार्ल्स वुड, विलियम कैरी, रॉड मैकाले। तो ये पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह किसने कहा था? इसका हमारा राइट आंसर है रॉड मैकाले। ठीक है, इसने कहा था कि पूर्वी ज्ञान जो है यूरोपीय ज्ञान से घटिया ज्ञान है, और इसने कहा था कि एक यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी में इतनी अच्छी पुस्तकें हैं कि उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और उसने निस्संदेह का सिद्धांत भी किया था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा दी जाए, और उससे शिक्षा छन कर जो है निम्न वर्ग लोगों को तक पहुंचे। तो ये इसका सिद्धांत था, निश्चिंतन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने यह दिया था, कहा था। ठीक है, और नेक्स्ट है नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? नरम दल, स्वराजवादी, गर्म दल, क्रांतिकारी। तो इसका हमारा राइट आंसर है गर्म दल। नव राष्ट्रवादी गर्म दल के जो लोग थे उन्हें कहा जाता था। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया? पूसा दिल्ली में है ये कृषि अनुसंधान संस्थान। लीटन ने, रिपन ने, कर्जन ने, मिंटो ने। राइट आंसर है ये लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थापित किया था। सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से सुमेलित करना है। 39 क्वेश्चन है। अकाल आयोग, रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1902। तो ये थॉमस रॉबर्टसन, थॉमस रैले, एंथनी मैकडोनाल्ड और सर कॉलिन स्टॉक मानक्रीफ। तो हमारा 39 का राइट आंसर है ये, यानी ए का अकाल आयोग 1899, ये एंथनी मैकडोनाल्ड और इसके, और रेलवे आयोग 1901 में। ये है बी का 1, यानी थॉमस रॉबर्टसन, और सिंचाई विभाग 1901, ये है सर कॉलिन स्टॉक ये, और जो विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, इसमें है थॉमस रैले। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति सन 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? किसने रूसी क्रांति सन 1917, जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 की, तो अभिनंदन में कविता किसने लिखी थी, किस कवि ने लिखी थी 1917? सुब्रमण्यम भारती ने, मोहम्मद इकबाल ने। तो ये आगे आंसर से पहले मैं बता दूं कि ये सुब्रमण्यम भारती ने ये लिखी थी 1917 में, अभिनंदन कविता लिखी थी। ठीक है,
40 का हमारा है ए। और 41 है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ढाका अनुशीलन समिति 1902, 3, 4, 5। तो 41 का हमारा राइट आंसर है डी, 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, ढाका। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। निम्नलिखित यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, वीडी सावरकर का, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो 42 का हमारा राइट आंसर है सी, महात्मा गांधी का। जिसे मैं धर्म समझता हूँ, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। सन 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का भारत प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? ठीक है, महिला शिक्षा में वृद्धि करना ये लक्ष्य था, या विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। तो 43 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ए, महिला शिक्षा में वृद्धि करना। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस जो हुआ का प्रारंभ इस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था, महिला शिक्षा में वृद्धि करना, क्योंकि महिलाएं बिल्कुल उस समय शिक्षा में बहुत ही पीछे थी, तो उन्हें उसमें वृद्धि करने की बात हुई। निम्नलिखित में महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने, सुचेता कृपलानी ने, सरला देवी ने, या सरोजनी नायडू ने? आप ध्यान दें इस क्वेश्चन को, लंदन जाने वाले शिष्टमंडल में का नेतृत्व किसने किया था? तो 44 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है? कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? इसने स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण की मांग को रद्द किया, इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी, भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई। तो 45 का हमारा राइट आंसर है ए, 45 का राइट आंसर क्या है हमारा बी, इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे? तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये है राइट आंसर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, नेहरू और लियाकत अली। ठीक है, हमारा आ गया क्वेश्चन 47। ये हमारा 47 क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज्य को सर्वप्रथम लागू किया गया? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम पंचायती राज को, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पीछे में भी आया हुआ है, और कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है एग्जाम में, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन बार बार लेकिन पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। तो तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो 47 का राइट आंसर है बी, राजस्थान। पंचायती राज को राजस्थान में पहली बार जो है लागू किया गया था, और मैंने पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाया हुआ उसमें मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है सब। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लैक डेथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्लैक डेथ, खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे ब्लैक डेथ के फैलने के जिम्मेदार थे। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता था क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो जाती थी। यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला। लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए उस ब्लैक डेथ को भेजा है। तो 48 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है क्या पूछा है। कथन ये मतलब सही नहीं है कि यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला था, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, खून चूसने वाले ये सही है, इसमें ये सही है, ब्लैक प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता था और लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए उसे ब्लैक डेथ को भेजा। तो ये सब सही है, ऐसा विश्वास करते थे लोग, लेकिन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन है, जिसमें से प्रत्येक को अभिकथन और आई और आर कारण और उसका है, तो हम पढ़ते हैं इसको सीधा। सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनाती है।
इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ए और आर से हम अगर देखते हैं तो हमारा राइट आंसर है 49 का ये, यानी दोनों ही सही हैं। ए भी सही, आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, क्या है? सभ्यता अपने सभी बीज पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनाती है और इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। तो ये ए और आर दोनों सही है। हमारा आ गया 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सेकंड पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो मैं करवाऊंगी वो 75 क्वेश्चन होंगे उसमें, थर्ड पेपर इसका जून 2014 का, दिसंबर 2014 का, ये जून का पेपर है। तो ये पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किसका है? यही देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है थोड़ा। तो यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। अलबरूनी, मिनहाजुल सिराज, इब्न खलदून, जियाउद्दीन बर्नी। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें इब्न खलदून। ठीक है, तो हमारे ये 50 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए और मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करें और सॉल्व करें, जिससे आपको इसका लाभ मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।